हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिटिकल प्रैक्टिस बाय कैथरीन बेल्सी। कैथरीन बेल्सी ने एक बुक लिखी थी क्रिटिकल प्रैक्टिस। उसमें उन्होंने पास्ट की जितनी भी ट्रेडिशंस थी, आइडियोलॉजीज थी, उनको चैलेंज किया है। हमारी कंटेंट लिस्ट में इसके 5 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले है आइडियोलॉजी बाय बेल्सी। कैथरीन बेल्सी एक फेमस क्रिटिक राइटर हैं जो 1940 में लंदन में पैदा हुई थी। आज हम बात करेंगे आइडियोलॉजी बाय बेल्सी। आइडियोलॉजी बेसिकली क्या होती है? आइडियोलॉजी इज़ द वे ऑफ स्पेंडिंग लाइफ। बेसिकली ये टोटल सम है, यानी हमारा रिस्पॉन्स लाइफ की तरफ। हमारा रिस्पॉन्स क्या है लाइफ की तरफ? हम कैसे लाइफ को परसीव करते हैं, हम किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, या हमारी एजम्पशंस क्या हैं, उन सबको आइडियोलॉजी कहते हैं। ऑब्वियसली इसमें रिलीजियस रिस्पॉन्सेज भी शामिल हो जाते हैं, पॉलिटिकल रिस्पॉन्स भी। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कैथरीन बेल्सी आइडियोलॉजी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं शेयर्ड बिलीफ एंड वैल्यूज़। ये जो आइडियोलॉजी है ये वो बिलीव्स, वैल्यूज़ या आइडियाज़ होते हैं जो हमारे अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को शेप करते हैं। उसके बाद अनकॉन्शियस अजम्पशंस। आइडियोलॉजी है वो हमारी अनकॉन्शियस अजम्पशंस को शेप करती है, हमारी परसेप्शंस को, इंटरप्रिटेशंस को। फिर आ जाता है पावर रिलेशन। आइडियोलॉजी जो है वो क्लोजली टाइड है पावर रिलेशन से। डोमिनेंट पावर स्ट्रक्चर को मेंटेन या चैलेंज करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाता है कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्ट्स। आइडियोलॉजी जो है वो शेप्ड होती है और शेप करती है हमारे कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को, यानी ये हमारे कल्चरल या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को शेप करती है, नॉट न्यूट्रल। जो आइडियोलॉजी है वो कभी भी न्यूट्रल नहीं थी और ना ही वो ऑब्जेक्टिव है, बल्कि ये हमेशा से इंटरेस्ट रहा है पर्टिकुलर ग्रुप या क्लास का। फिर आ जाता है शेप्स इंटरप्रिटेशन। आइडियोलॉजी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है कि हम किस तरह अपने टेक्स्ट को, इवेंट्स को या एक्सपीरियंसेस को इंटरप्रेट करते हैं। नेचुरलाइजेज डोमिनेंट वैल्यूज़। आइडियोलॉजी जो है वो नेचुरलाइज करती है डोमिनेंट वैल्यूज़ को, पावर स्ट्रक्चर को, और उन्हें नेचुरल और इनएविटेबल बनाती है। फिर आ जाता है लिमिट्स एंड इनेबल्स। आइडियोलॉजी जो है वो लिमिट करती है और इनेबल करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग को, और ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है फॉर मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड। फिर आ जाता है आइडियोलॉजी एंड लिटरेचर। यहाँ पे एक कनेक्शन है बिटवीन आइडियोलॉजी एंड लिटरेचर, जो कैथरीन बेल्सी ने अपनी किताब क्रिटिकल प्रैक्टिस में जिक्र किया था कि आइडियोलॉजी और लिटरेचर में क्या कनेक्शन है। ये आइडियोलॉजी एंड लिटरेचर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है पोस्ट कल्चरलिस्ट थ्योरी। कैथरीन बेल्सी ने यहाँ पे डिस्कस किया था रोल ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी, कि किस तरह ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट करती है। उसके बाद आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन आ जाता है। ये जो बुक है यानी क्रिटिकल प्रैक्टिस, ये आर्ग्यू करती है दैट ऑर्थोडॉक्स लिटरेरी स्टडीज हैव एन आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शंस, जिन्हें चैलेंज और रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है कल्चरल पॉलिटिक्स। ये जो बुक है ये बेसिकली रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है बिटवीन राइटिंग, कल्चरल पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी, कि ये किस तरह इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट को। उसके बाद आ जाता है रीडर्स वैल्यू। अपनी इस बुक में बेल्सी ये डिस्कस करती हैं कि जो रीडर है उसकी क्या वैल्यू है, वो क्या रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी इंटरप्रिटेशन के दौरान जो रीडर है उसकी क्या वैल्यू है। ओवरऑल ये जो बुक है ये हमें न्यू डायरेक्शन प्रोवाइड करती है फॉर लिटरेरी एंड कल्चरल एनालिसिस। इन शॉर्ट अगर बात की जाए, जो कैथरीन बेल्सी है उनकी जो जो बुक है क्रिटिकल प्रैक्टिस, ये एक्सप्लोर करती है कनेक्शन बिटवीन आइडियोलॉजी एंड लिटरेचर, यानी आइडियोलॉजी और लिटरेचर के दरमियान कनेक्शन को ये एक्सप्लोर करती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ थेरीज़ को बेल्सी ने डिस्कस किया था। उसमें सबसे पहले आ जाती है ऑथर ओरिएंटेड थेरी। ये जो ऑथर ओरिएंटेड थेरी है इसमें बेसिकली ये सजेस्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो मीनिंग है वो राइटर के माइंड में ही होता है, यानी टेक्स्ट का जो लिटरल एग्जैक्ट मीनिंग है वो सिर्फ राइटर को ही पता होता है, उसका क्या मतलब है। और इसे एक्सप्रेसिव रियलिज्म कहा जाता है, कि जो टेक्स्ट है उसका सोर्स ऑफ मीनिंग जो है वो राइटर बजाते खुद है। नॉर्थ फ्राई ने इसे लिटरेरी इंपीरियलिज्म कहा है, ये कि मतलब जो सोर्स ऑफ मीनिंग है एग्जैक्ट, वो बेसिकली राइटर ही है, और वो राइटर के माइंड में ही है इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है, जो इसका असली मीनिंग है। उसके बाद प्लाटोज ओपिनियन की बात करते हैं। प्लाटो का ये ख्याल था कि जो पोइट हैं वो आउट ऑफ सेंसेस होते हैं, यानी जब वो पोइम कोई भी लिख रहे होते हैं तो उस वक्त तो अपने सेंसेस में नहीं होते। एक इंसान है, उसमें लाइफ का प्रेशर होता है जो वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता, वो इस काबिल नहीं होता कि वो कॉम्प्रीहेंड कर सके। जो आज का इंसान है वो कहते हैं कि वो एनजाइटी का शिकार है, जो उसे खुद भी नहीं पता। तो पोइट्स जो कुछ भी कहते हैं वो उसके बारे में कॉन्शियस नहीं होते। तो ओवरऑल क्या मतलब बन गया कि पोइट डजंट क्रिएट मीनिंग्स। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर। यहाँ पे बात करते हैं कि एक्चुअली जब कोई पोइट जो कुछ भी लिखता है
या जो कुछ भी वो राइट करता है वो आउटकम होता है एटमॉस्फेयर का, इन्वायरमेंट का, जो हो सकता है वो कॉन्शियस ना हो। और वो ये कहता है कि ये रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन नहीं है, यानी ये इट मे नॉट बी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ लाइफ इन दिस वे। बेल्सी इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं कि जो ऑथर है वो ही सोर्स ऑफ मीनिंग है, क्योंकि ये बड़ा डिफ़िकल्ट होगा ये लोकेट करना कि वो कौन सा पॉइंट था, आखिर पोइट के माइंड में क्या चल रहा था, वो उस वक़्त क्या कहना चाहता था। वो जब खुद ही कॉन्शियस नहीं होगा तो फिर वो सोर्स ऑफ मीनिंग कैसे बन जाएगा। तो यहाँ पे बेल्सी इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है रीडर ओरिएंटेड मेथड। ऑलरेडी ऊपर मैंने बात की ऑथर ओरिएंटेड थ्योरी की। उसमें क्या बेसिक बात है कि जो ऑथर होता है या जो राइटर होता है वो सोर्स ऑफ मीनिंग होता है। यहाँ पे बात उसके अपोजिट हो रही है। वो कहते हैं कि जो रीडर है बेसिकली वो सोर्स ऑफ मीनिंग होता है। जो लिटरेरी पीस ऑफ वर्क है उसकी जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो माइंड ऑफ द रीडर है। ये सब कुछ बेस कर रहा है इंटेंशन ऑफ द रीडर कि रीडर की क्या इंटेंशंस है। सो जो ऑथर है वो मीनिंग क्रिएट नहीं करता। इन एक्चुअल ये रीडर का ही माइंड होता है जो मीनिंग को क्रिएट करता है। इस तरह जो अदर है यानी जो राइटर है वो तो इरेलीवेंट बन गया। फिर आ जाता है डेथ ऑफ ऑथर। अब डेथ ऑफ ऑथर में क्या है कि जब एक पीस ऑफ वर्क है उसकी इंटरप्रिटेशन अगर हम इस तरह करें कि जो रीडर है वो सोर्स ऑफ मीनिंग है, तो इसकी तो डिफरेंट अप्रोचेस बन जाएंगी। यानी एक पीस ऑफ लिटरेचर की काफ़ी ज़्यादा मीनिंग्स हो जाएंगी, यानी उसके मल्टीपल मीनिंग्स होंगे। और ये जो मेथड है यानी जिसमें रीडर जो होता है वो सोर्स ऑफ मीनिंग है, इसे थ्योरी ऑफ डेथ ऑफ ऑथर भी कहते हैं, क्योंकि जो ऑथर होता है या जो राइटर होता है वो इरेलीवेंट होता है। तो यहाँ पे जो बेल्सी है वो इसको रिजेक्ट कर देती हैं कि अगर इसी तरह मतलब अगर रीडर सोर्स ऑफ मीनिंग है तो फिर एक पीस ऑफ लिटरेचर के थाउजेंड्स ऑफ द मीनिंग होंगे एट द सेम टाइम, क्योंकि हर इंसान का अपना सोचने का अंदाज होता है। उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल फैलेसी। विमसेट जो है वो इस कंसेप्ट को रिजेक्ट करते हैं यानी एक्सप्रेसिव रियलिज्म की। एक्सप्रेसिव रियलिज्म क्या था कि जो ऑथर या राइटर है वो सोर्स ऑफ मीनिंग है, तो वो इसको रिजेक्ट करते हैं और इसे कहते हैं इंटरनेशनल फैलेसी को। इसको इंटरनेशनल फैलेसी का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि जो मीनिंग है वो ना तो ऑथर के माइंड में है और ना ही रीडर के माइंड में। यहाँ पे कहते हैं कि आइडियोलॉजी इस वे में जो है बहुत रियल भी हो सकती है और अनरियल भी हो सकती है। अगर हम कहें कि राइटर सोर्स ऑफ मीनिंग है तो भी वो रियल और अनरियल हो सकता है। हम लोग रीडर को बोलें तो भी इसी तरह हो सकता है। तो ये कहता है कि अगर हमने आइडियोलॉजी का रियल मीनिंग फाइंड करना है तो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना होगा, यानी कंटेम्प्रेरी एटमॉस्फेयर को देखना होगा, हमें इन्वायरमेंट को देखना होगा, हमें बहुत हाई इंटेलिजेंस चाहिए पीस ऑफ लिटरेचर को समझने के लिए। फिर आ जाता है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस। बेल्सी यहाँ पे कहते हैं अकॉर्डिंग टू अल्थसर आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिसेस जो हैं वो रिपोर्टेड हैं या रिप्रोड्यूस्ड हैं इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। यानी ये जो आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं ये हमारी सोसाइटी इनको रिप्रोड्यूस करती है और सोसाइटी ही इन्हें रिपोर्ट करती है, जिसको उन्होंने बोला है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस। फिर आ जाता है अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ मीनिंग। यहाँ पे वो कहते हैं कि देयर इज़ एन अदर वे ऑफ रीचिंग द मीनिंग। मीनिंग को पाने के लिए एक और वे भी है। वो कहते हैं कि जो मीनिंग है यानी जो सोर्स ऑफ मीनिंग है, जो बेसिक आइडियोलॉजी है, वो समथिंग यानी रीडर या ऑथर इन दोनों के दरमियान है। अगर इस तरह है तो वेयर डज द मीनिंग लाई। बेल्सी यहाँ पे कहती हैं कि एक और पॉसिबिलिटी है ऑफ अप्रोचिंग द मीनिंग एंड दैट इज़ थ्रू आइडियोलॉजी। बाय आइडियोलॉजी वो ये कहती हैं कि ये जो सोर्स ऑफ मीनिंग है ये बेसिकली बेस कर रहा है होल इन्वायरमेंट पे। तो यही सोर्स ऑफ मीनिंग होगा बेसिकली उनका इन्वायरमेंट, उनका जो बिहेवियर है और उनके अकॉर्डिंग टू देयर बिलीव्स, उनके जैसे बिलीव्स हैं वो इसी तरह का मीनिंग निकालेंगे। ओवरऑल बेल्सी जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि आइडियोलॉजी सिर्फ ये नहीं है कि आपके कॉन्शियस बिलीव्स जो सेट ऑफ कॉन्शियस बिलीव्स हैं सिर्फ यही आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि इसमें अनकॉन्शियस जो हमारी अजम्पशंस हैं वो भी इंक्लूड है, जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड नोशंस लेते हैं, जो हमारी परसेप्शंस को शेप करती हैं, जो हमारी इंटरप्रिटेशंस को शेप करती हैं, उसे भी आइडियोलॉजी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।